संभल हिंसा मामले में पुलिस की ओर से इस हिंसा में शामिल 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। यानी अब संभल हिंसा मामले में जितने भी दोषी हैं उन सभी के लिए एक बड़ा और व्यापक एक स्तर पर तैयारी कर ली गई है और अब सभी संभल हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 दिसंबर को कहा था कि संभल हिंसा से जुड़ा हुआ एक भी आरोपी कतई बख्शा नहीं जाएगा और हर आरोपी को चुन चुन कर सजा दी जाएगी। और उसी क्रम में अब पुलिस ने 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से और साथ ही यह भी बताएंगे कि इसका सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से क्या संबंध है, इस बारे में बताएंगे हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल हिंसा मामले में पुलिस की ओर से 24 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। 19 नवंबर के बाद यानी 19 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे की बात आई। उसके बाद 24 नवंबर को यहां पर हिंसा हुई और 24 नवंबर को ही संभल में जो शाही जामा मस्जिद है उसका दूसरी बार सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के साथ पूरी टीम पहुंची हुई थी। और उसी दौरान कई लोगों ने अचानक से पुलिस और साथ ही कोर्ट कमिश्नर को टारगेट करते हुए, जो सर्वे की टीम गई थी उसको टारगेट करते हुए उन पर हमला बोल दिया और पत्थरबाजी करने लगे। आगजनी भी हुई और हुड़दंग भी हुआ और इस दौरान कई जगहों से गोलियां भी चली, जिसको लेकर यहां इस हिंसा में 4 से 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। और उसके बाद इसको लेकर तमाम तरीके की कार्रवाइयां हुई। वहीं 24 फरार आरोपियों के खिलाफ अब स्थानीय अदालत ने गुरुवार को एक गैर जमानती वारंट यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है, जो कथित तौर पर पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद शहर में भड़की हिंसा के दोषी यानी आरोपी पाए गए हैं। इस मामले पर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया से जानकारी देते हुए बातचीत में बताया, हमने 6 महिलाओं सहित 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उस दिन अपनी छतों से पुलिस पर पथराव किया था। हिंसा में शामिल होने के लिए 91 से अधिक अपराधी पुलिस की रडार पर हैं। उन्होंने या तो दूसरे राज्यों या आसपास के जिलों में अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली है। हमें कल एक स्थानीय अदालत से 24 गैर जमानती वारंट मिले, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि खुले तौर पर पुलिस पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के उस आदेश का अक्षरशः पालन कर रही है, जिसमें उन्होंने 16 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संभल मुद्दे पर बवाल करते हुए, संभल मुद्दे पर हंगामा करते हुए समाजवादी पार्टी को जवाब देकर कहा था कि संभल हिंसा के जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और 1978 की घटना को दोबारा दोहराने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में अब तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उनमें यह सबसे बड़ी कार्रवाई है और अभी तक 24 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट तो जारी किया गया है, लेकिन बाकी अन्य की तलाश भी पुलिस कर रही है। अब यहां जरा जान लेते हैं कि आखिर 24 नवंबर को हुई हिंसा में अब तक पुलिस और प्रशासन की ओर से कौन कौन सी कार्रवाइयां की जा चुकी हैं और कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक इस पूरे मामले में फंसते हुए भी नजर आए हैं। 24 नवंबर 2024 को तड़के सुबह शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए जब कोर्ट कमिश्नर, जो कि चंदौसी कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए थे, वो पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंचे, वहां पुलिस भी थी, तो इस दौरान अचानक से मुस्लिम तबके के लोगों ने उनको निशाना बनाते हुए उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और उस पत्थरबाजी के कुछ देर बाद ही हिंसक घटना भी घटने लगी और आगजनी भी हुई और आस पड़ोस में तमाम तरीके के तोड़फोड़ भी किए गए। और इन सब घटना के जब वीडियो सामने आने लगे, तमाम तरीके के सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज सामने आने लगे और उसके अलावा ड्रोन कैमरों के वीडियोस भी सामने आए, तब पता चला कि जो ये संभल हिंसा घटी है ये असल में घटी हुई घटना नहीं, बल्कि इस हिंसा को पहले से ही पूर्व नियोजित तरीके से संपन्न कराया गया है। और इस दौरान इस हिंसा को भड़काने के लिए तमाम तरीके की बयानबाजियां की गई थी, तमाम तरीके के पोस्ट भी किए गए थे और इसकी पृष्ठभूमि रच दी गई थी 22 नवंबर 2024 को ही। 22 नवंबर 2024 को जुमे की नमाज थी
थी और उसी रोज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क और उनके साथ तमाम अन्य लोगों ने मिलकर हजारों की संख्या में मुसलमानों को संभल की शाही जामा मस्जिद पर बुलाया था। वहां एक प्लानिंग हुई थी और उस प्लानिंग के बाद 24 नवंबर को यानी 23 नवंबर को यूपी विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आए और 24 नवंबर को पूरी घटना घटी है। और 24 नवंबर की योजना पहले से ही बनाई गई थी। इसको लेकर पुलिस की ओर से एफआईआर भी दर्ज की गई। जो आरोपी पाए गए हैं उनमें सबसे पहले दो नाम शामिल किए गए। पहला नाम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का और दूसरा नाम सपा के ही स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे का। और ये दोनों के दोनों ही संभल हिंसा के मुख्य आरोपी बताए गए हैं और बाकी अन्य आरोपियों की भी पहचान की गई और उनकी पहचान के बाद कई पोस्टर भी जारी किए गए जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल हिंसा में जो भी घटना घटी है, जो नुकसान हुआ है, चाहे वो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ हो, चाहे वो प्राइवेट संपत्ति को नुकसान हुआ हो, उसकी पूरी भरपाई इन्हीं हिंसा के आरोपियों दोषियों से कराई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके। और इसके अलावा इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी और इन 5 लोगों की मौत होने के बाद तमाम तरीके के बवाल भी खड़े हुए थे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का पक्ष लेते हुए अखिलेश यादव ने भी अपनी सफाई दी थी और अखिलेश यादव ने अपना डेलीगेशन भेजने के लिए भी यहां पर कहा था और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन 30 दिसंबर 2024 को संभल में पहुंचा भी था। वहीं इससे पहले जब यह घटना 24 नवंबर को घटी थी तो उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी इस घटना को लेकर अब वहां पर संभल जाने की बात कही गई थी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभल जाने का ऐलान भी किया था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने एक नोटिस जारी किया था और संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद दिल्ली में ही राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने वहां के जो 5 मुसलमान मारे गए थे या 5 मुसलमानों की मौत हुई थी, उनके परिवार वालों से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद 30 दिसंबर को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की ओर से जो 10 लोगों की टीम बनाकर एक डेलीगेशन भेजा था, उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे, जिन्होंने 5-5 लाख रुपए का चेक जो मृत मुस्लिम परिवार के लोग थे उन परिवारों को सौंपा है। और उसके अलावा यहां पर इसको लेकर और भी तमाम तरीके की बयानबाजी की और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिलेश यादव ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे डेलीगेशन ने इस पूरी हिंसा का एक रिपोर्ट तैयार किया है जिसे जल्द ही पूरी तरीके से पब्लिक के सामने रखा जाएगा। वहीं पुलिस अधिकारियों सहित इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे। तकरीबन 29 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए थे और संभल हिंसा के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब गरमाई थी, क्योंकि इसमें शामिल आरोपियों में जो पहला नाम था वो समाजवादी पार्टी के संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का था और दूसरा नाम इकबाल महमूद जो कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, उनके बेटे का नाम था। और सबसे बड़ी बात इस मामले में यह सामने आई थी कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खानदान और साथ ही सपा के विधायक इकबाल महमूद के खानदान में दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। एक तुर्क और दूसरे पठान के मुसलमान के बीच की लड़ाई चल रही थी और इसी को लेकर यह पूरी हिंसक घटना घटी थी, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर 16 दिसंबर को अपने वक्तव्य में विधानसभा में भी कहा था। वहीं संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जो एफआईआर हुई थी, उसके अलावा बिजली चोरी के मामले में भी उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई और 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया। और जब यहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी उनके घर पर पहुंचे हुए थे चेकिंग करने के लिए और नया मीटर लगाने के लिए, तो उस दौरान सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने उन बिजली कर्मचारियों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी दी थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब तुम्हें देख लेंगे। और इसके बाद उनके ऊपर भी एक एफआईआर बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने दर्ज करवाई थी, जिसके पश्चात जियाउर रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान को लेकर एक नोटिस जारी किया गया था पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जियाउर रहमान बर्क का जो ये मकान था उसके लिए नक्शा पास नहीं कराया गया था और बिना नक्शा पास कराए ही इस मकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाहरी जो बनी हुई सीढ़ियां थीं उनको बुलडोजर एक्शन के तहत ढहाया भी गया था, क्योंकि वो अवैध निर्माण के अंतर्गत आती थी। और जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जो संभल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर को लेकर
संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने एफआईआर को रद्द कराने की याचिका डाली थी। हालांकि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की याचिका ठुकरा दी और हालांकि उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पर पुलिस जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार तो नहीं करेगी, लेकिन एफआईआर रद्द नहीं होगी। और जब भी पुलिस जियाउर रहमान बर्क को बुलाती है तफ्तीश के लिए, पूछताछ के लिए, तो जियाउर रहमान बर्क को वहां पहुंचना पड़ेगा। और यदि जियाउर रहमान बर्क बार बार पुलिस की तफ्तीश में पहुंचते नहीं हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। और अब 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है, जो स्थानीय अदालत ने जारी किया है। और इसके आधार पर अब पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। और ऐसी परिस्थिति में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। और इस समय चूंकि यूपी विधानसभा की एक सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसको लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और तमाम तरीके की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनके ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे प्रक्रम में और जो स्थानीय अदालत ने 24 संभल हिंसा के दोषियों को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब पुलिस की कार्रवाई और इस गैर जमानती वारंट पर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।